हेलो, वेलकम ऑल। आप सभी का इंजीनियरिंग मास्टर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आज हम बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट हर पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। अभी हमारे सामने यूकेपीएससी जेई और यूकेपीएससी एई खड़े हैं। उन दोनों एग्जाम्स के लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल्स बता देती हूँ होते क्या हैं। वो कोई भी मटेरियल जो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ कर रहे हैं या देख रहे हैं, वो सारे मटेरियल्स बिल्डिंग मटेरियल्स कहलाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सीमेंट देखा होगा, लाइम भी देखा होगा, इसके अलावा मोर्टार, कंक्रीट, ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। इनके अलावा और भी कुछ मटेरियल्स देखे होंगे आपने, जैसे कि आपकी ब्रिक्स हो गई, स्टोन्स हो गए, टिम्बर हो गया, एडमिक्सचर्स हो गए, एग्रीगेट्स हो गए आपके, इसके अलावा पेंट्स, वार्निशेस, डिस्टेंपर्स, हम सब इसी के अंडर पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डोर्स एंड विंडोज हो गई, रूफिंग हो गई, फ्लोरिंग हो गई, स्टेयर केसेस हो गए, आर्चेस हो गई। ये सारे के सारे हम एक पर्टिकुलर हेड के अंदर पढ़ते हैं, मिसलेनियस हेड। मिसलेनियस हेड के अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डोर्स एंड विंडोज, स्टेयर केसेस, रूफिंग, फ्लोरिंग, एवरीथिंग। तो मिसलेनियस हेड के अंदर वो सब पढ़ेंगे हम लोग। और इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हम इंडिविजुअली आगे देखेंगे। सीमेंट, लाइम, मोर्टार, कंक्रीट, ब्रिक्स, स्टोन, टिम्बर, एडमिक्सचर, एग्रीगेट, पेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट के अंडर पढ़ते हैं स्पेसिफिकली। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम सबसे पहले सीमेंट लेके चलेंगे। तो आइए सीमेंट देखते हैं। तो आइए सीमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सीमेंट होता क्या है। सीमेंट एक तरीके का बाइंडिंग मटेरियल है जो कि किन्हीं भी दो बिल्डिंग यूनिट्स को बाइंड करने का काम आपके सामने करता है। अब मैंने आपको बिल्डिंग मटेरियल्स तो बताया था, बिल्डिंग यूनिट्स क्या है। बिल्डिंग यूनिट्स यही हैं, जैसे कि आपके हो गए स्टोन्स हो गई, ब्रिक्स हो गई, एग्रीगेट्स हो गए। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि मुझे एग्रीगेट डालने हैं, पर्टिकुलर किसमें, कंक्रीट बनाने हैं मुझे और एग्रीगेट डालने हैं। तो उन एग्रीगेट्स के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए भी तो मुझे कुछ चाहिए होगा। तो वो बॉन्ड बनाता कौन है, वो कौन बॉन्ड बनाता है, वो सीमेंट ही बॉन्ड बना रहा होता है आपका। ठीक है, तो सीमेंट एक तरीके का कैसा मटेरियल होता है, ये एक तरीके का आपका बाइंडिंग मटेरियल है। कैसा मटेरियल है, बाइंडिंग मटेरियल है, जो कि दो बिल्डिंग यूनिट्स को बाइंड करने का काम करता है। पहली चीज। दूसरी चीज, सीमेंट तो अभी पिक्चर में है, इससे पहले भी तो कुछ ना कुछ यूज होता रहा होगा फॉर श्योर। बिल्कुल होता रहा है। सीमेंट आपका जो है, सीमेंट से पहले लाइम भी यूज होता रहा है। इसके अलावा उड़द की दाल की पेस्ट भी आपने कभी सुनी होगी, वो भी यूज होती रही है। बट सीमेंट ही क्यों, क्योंकि सीमेंट हमें जो ये प्रॉपर्टीज देता है ना, कि हमने यूज बाइंडिंग करने की, ये थोड़ी फास्ट देता है कंपेयर टू दैट ऑफ लाइम और एनी अदर मटेरियल। मतलब अगर लाइम इसकी जगह हम यूज लेते हैं तो थोड़ा सा बॉन्ड बनाने में क्या लगता है, टाइम लगता। बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो वो देता ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा टाइम लगता। सीमेंट से हमें थोड़ा जल्दी में ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है, इसलिए हम सीमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। आजकल भी हम सीमेंट ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, अगर सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे, तो सीमेंट में भी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट कर रहा है वो लाइम ही कर रहा है। लाइम बीइंग वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, आपका क्या करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है सीमेंट को। तो कहीं ना कहीं लाइम ही रिस्पॉन्सिबल है उस बाइंडिंग प्रॉपर्टी के लिए जो सीमेंट आपको दे रहा है। लाइम एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है, साथ ही साथ क्या देता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी देता है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है आपका। अगेन वो पूछता है कि भैया सीमेंट में जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, लाइम दे रहा है आपका। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। अब ये पिक्चर में आया कैसे, यूनाइटेड किंगडम में एक ब्रिकलेमैन थे, मिस्टर जोसेफ एस्पेडिन। कौन थे, मिस्टर जोसेफ एस्पेडिन। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्योंकि अब कंपटीशन में ये पूछ रहा है। ठीक है, मिस्टर
जोसेफ एस्पेडिन। ये जोसेफ एस्पेडिन ने एक्सीडेंटली एक हार्डन्ड मास बनाया और उस हार्डन्ड मास को इन्होंने नाम दिया सीमेंट। ये जोसेफ एस्पेडिन अप्रॉक्सीमेटली 1824 से 1825 तक, मतलब इस दौरान इन्होंने जो हार्डन मास डिस्कवर किया उसको बोला गया आपका कि वो क्या है, सीमेंट है। ठीक है, अगेन तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल गए। पहला, बाइंडिंग प्रॉपर्टी कौन इंपार्ट कर रहा है, लाइम। दूसरा, सीमेंट दिया किसने, मिस्टर जोसेफ एस्पेडिन ने दिया 1824 से 1825 के दौरान दिया। ठीक है, यहाँ पे आपके काफी क्वेश्चंस निकल कर आएंगे इसी से। अब इस सीमेंट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, हर पर्टिकुलर इंसान की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसी तरीके से ये भी एक मटेरियल है, इसके पास भी अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है देखिएगा। जैसे कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई हमारी सीमेंट की। कौन सी हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की कितनी होती है, याद रखिएगा 2 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है सीमेंट की। एक होती है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्यू टू सॉलिड्स, सीमेंट सॉलिड्स, और दूसरा होती है आपकी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, आप सभी ने 3.15 पढ़ा होगा, है ना। ये 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्यू टू सॉलिड्स होती है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं होती, और ये मोस्टली बच्चों को पता रहता है। इसीलिए कंपटीशन में अब थोड़ा एक नए सिरे से क्वेश्चन पूछने लगा है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की क्या होती है। तो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हमें पहले कुछ और चीजें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ सीमेंट बैग। अगर आप मार्केट में जाते हो तो एक कट्टा सीमेंट आपको कितने किलो का मिलता है, 25 किलो का, 20 किलो का, 30 किलो का या 50 किलो का। एक स्टैंडर्ड वेट है 50 kg, आपको 50 kg का ही बैग मिलेगा, उससे कम का या ज्यादा का नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो वेट ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है, 50 किलो होता है। इसका अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग इज 0.0347 मीटर क्यूब या फिर 35 लीटर्स। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, या तो 0.0347 मीटर क्यूब बोलिए या 35 लीटर्स बोलिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग। अब अगेन ये मैंने कैसे किया, आप सभी को पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, और अगर मेरे को लीटर से मीटर क्यूब में जाना है तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये इसी कन्वर्जन से मैंने ये 0.0347 मीटर क्यूब और 35 लीटर्स यहाँ पर लिखा है। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, वेट भी आ गया हमारे पास। अब अगेन आप सभी को पता है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। तो डेंसिटी ऑफ, अगर मैं सीमेंट देखूंगी, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां पे बता दी हूं आपको डेंसिटी। अगर आप देखेंगे डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ पे मास किसका होगा, ऑब्वियसली सीमेंट का होगा। सीमेंट का मास, बैग का मास मैंने आप लोगों को बताया कितना होता है, 50 kg, तो ये 50 हो गया। वॉल्यूम कितना है, 0.0, मुझे ऑब्वियसली डेंसिटी केजी पर लीटर में तो होगी नहीं, केजी पर मीटर क्यूब में ही होगी, है ना। तो मीटर क्यूब वैल्यू वाली वैल्यू आप लोग यहाँ पे लेंगे 0.0347, और यहाँ से जो निकल कर आएगी डेंसिटी वो आएगी आपकी 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, कितनी आएगी, 1440 kg पर मीटर क्यूब के अराउंड वो आपकी डेंसिटी आ जाएगी। तो ये आपका अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। अब हम बात कर रहे थे किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। किसकी बात कर रहे थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे थे। मैं 1440 नीचे लिख देती हूँ, 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है,
अब बात करते हैं हम किसकी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम लोग बात कर रहे थे, अगेन उसी को लेके चलते हैं, आइए देखते हैं। अब हम जीएम की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, जीएम की बात कर रहे थे, विच इज द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये थोड़ा एक चर्चा का विषय है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है। अगर आप यूनिट वेट को फर्दर तोड़ेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रोजी, गामा इज इक्वल टू क्या, रोजी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में फॉर श्योर, आपको वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिमिलरली ये वाटर का है तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वो तो चेंज होगी नहीं, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका यहाँ से कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ये यहाँ पे कट गया। ठीक है, और आपके पास क्या बचेगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। आप सभी को डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अभी बताया है मैंने, कितना है 1440 kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 होता है पानी का डेंसिटी। तो यहाँ से जो आपकी जीएम निकल कर आएगी इट इज 1.44। तो ये तो आपने मास स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल दी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी भी आपको 1.44 ना देके वो हमेशा क्या देता है 1.5 देता है, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, ये आंसर भी आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। याद रखिएगा इस चीज को, यहाँ पे ये आंसर भी आपका सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी आपने क्या क्या देख लिया, सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल है, जोसेफ एस्पिडिन ने दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स 3.15 होती है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.44 बोलो या फिर 1.5 बोलो, दोनों ही सही है। वेट ऑफ वन बैग इज 50 kg, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग इज 0.0347 मीटर क्यूब और 35 लीटर्स। ठीक है, ये यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या होता है पार्टिकल साइज, अगर आप सीमेंट का पार्टिकल साइज देखोगे, ठीक है, अब सीमेंट का पार्टिकल साइज, ये भी कंपटीशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट का जो पार्टिकल साइज होता है वो आपका कितना होता है, आपका पार्टिकल साइज इट इज 75 माइक्रॉन्स, जो कि ऑब्जेक्टिव में आप आंसर देखते हैं। लेकिन आजकल वो पार्टिकल साइज ना पूछ के आपसे क्या पूछता है, एवरेज पार्टिकल साइज कितना होता है भाई सीमेंट का, एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ सीमेंट कितना होता है, एवरेज पार्टिकल साइज सीमेंट का हमेशा याद रखिएगा इट इज ऑलवेज लेस देन 45 माइक्रॉन्स, तो कितना 15 माइक्रॉन होता है एवरेज साइज सीमेंट के पार्टिकल्स का। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों की हाइट अलग अलग है, किसी की 5 फीट 5 इंच है, किसी की 6 है, किसी की 6'1" है, ऐसे करते करते अलग अलग हाइट्स हैं। तो किसी ने आपसे पूछा भैया नॉमिनल हाइट्स कितनी है, नॉमिनल हाइट कितनी है आपकी, उसकी एवरेज हाइट कितनी है, तो आप क्या करोगे, सबकी हाइट्स को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, आपको एवरेज मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको एवरेज पार्टिकल साइज सीमेंट का ऐसे ही मिलेगा। तो एवरेज पार्टिकल साइजेस कितना 15 माइक्रॉन्स, ये बहुत ही आपका क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर जो भी एक थोड़ा लाइन से अलग चीज़ जाती है वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगेन एवरेज पार्टिकल साइज कितना होता है 15 माइक्रॉन, पार्टिकल साइज कितना रहता है 75 माइक्रॉन्स। यहाँ पे वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रीफ भी कर देती हूँ। जो पूछ लेता है वो आपसे कि क्या यहाँ पर जो आपकी सीव्स यूज़ होती है, सीव साइज क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। सीव साइज क्या होता है और सीव नंबर क्या होता है, क्या होता है सीव साइज और सीव नंबर, देखिएगा सीव साइज एंड सीव नंबर। तो सीव साइज कितना होता है
90 माइक्रॉन्स। कितना है सीव साइज? 90 माइक्रॉन्स होता है आपका, देखिएगा 90 माइक्रॉन्स। और सीव नंबर 9 यूज़ की जाती है। कौन सी यूज़ की जाती है? सीव नंबर 9। और साइज़ क्या होता है? 90 माइक्रॉन्स होता है। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक सीमेंट के बारे में। अभी ये बनता कैसे है ये जानना ज़रूरी है, आगे देखेंगे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हम देखने वाले हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। क्या देखने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है सीमेंट की। तो आइए देखें मैन्युफैक्चरिंग। किसकी मैन्युफैक्चरिंग? सीमेंट की। याद रखिएगा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है आपके पास, तो सीमेंट हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होते हैं आपके कैलकेरियस कंपाउंड्स। कौन से? कैलकेरियस कंपाउंड्स। और दूसरे होते हैं आपके आर्गिलिशियस। कौन से? आर्गिलेशियस कंपाउंड्स। जब भी सीमेंट की बात आती है तो सीमेंट इन दोनों से मिलकर बना है, कैलकेरियस कंपाउंड्स एंड आर्गिलेशियस कंपाउंड्स। अब कैलकेरियस कंपाउंड्स कौन से होते हैं और आर्गिलेशियस कौन से होते हैं, ये समझने वाली बात है। कैलकेरियस कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का अमाउंट थोड़ा सा क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो उनको क्या बोला जाता है? आपका कैलकेरियस बोला जाता है। ठीक है, Ca एंड Mg का कंटेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। और आर्गिलेशियस में जो आपका कंटेंट ज़्यादा होता है वो क्ले या फिर एल्यूमिना, आपने सुना होगा, इनका कंटेंट क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे आ जाइए वापस। कैलकेरियस कंपाउंड्स का अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल इसके होते हैं मेराइन शेल्स। कौन से शेल्स? मेराइन शेल्स हो गए आपके। अभी आप लाइन पढ़ेंगे आगे तब आपको मेराइन शेल्स का जिक्र वहाँ पर भी मिलेगा। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। मेराइन शेल्स। इसके अलावा आपका हो गया लाइमस्टोन। इसके अलावा आपकी हो गई, आपको पता भी होगा, चौक। ये सारे बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं कैलकेरियस कंपाउंड्स के या कैलकेरियस रॉक्स के। ठीक है, अब कैलकेरियस कंपाउंड्स या आर्गिलेशियस कंपाउंड, कैलकेरियस रॉक या आर्गिलेशियस रॉक्स, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब अगेन ये कैलकेरियस में मेराइन शेल्स, लाइमस्टोन, चौक हो गया आपका। और आर्गिलेशियस कंपाउंड्स में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? आपके सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे शेल, स्लेट, माल। ठीक है, और क्ले तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है अगेन। तो ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं आर्गिलेशियस कंपाउंड्स या आर्गिलेशियस रॉक्स के आपके पास जो आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में मिलने के बाद जो निकल कर आता है वही होता है आपका क्या? सीमेंट। ठीक है, इनको मिक्स किया जाता है, ग्राइंडिंग की जाती है। मैं भी एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी तब आपको दिखाती हूँ। एक चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो दो तरीकों से होती है। एक होती है आपकी ड्राई प्रोसेस और एक होता है आपका वेट प्रोसेस। ठीक है, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। तो जब ड्राई प्रोसेस देखेंगे और वेट प्रोसेस देखेंगे, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत ओवरऑल कॉस्ट पे भी असर है उन चीज़ों का डिफरेंस में। थोड़ा बहुत कॉस्ट पे भी असर है और प्रिपरेशन मेथड में भी असर है, मतलब फ़र्क है थोड़ा सा। अभी देखेंगे कैसे, किस तरीके से। आगे देखते हैं। मैं फ्लो चार्ट बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे, ये मैंने आपको जो बताया था ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस, हम ड्राई प्रोसेस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ड्राई प्रोसेस में सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपके पास कैलकेरियस कंपाउंड या कैलकेरियस रॉक्स होती हैं और आर्गिलेशियस होते हैं। ये दोनों आते हैं और क्या किया जाता है, सबसे पहले इनको क्रश किया जाता है, इन रॉक्स को अप टू 25 mm के अराउंड आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इनको इतना क्रश कर दिया जाता है, राइट। फिर उसके बाद ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आप इनको अलग अलग भी फाइन ग्राइंडिंग करके मिक्स कर सकते हैं। मैंने दोनों प्रोसेस सेम दिखा दिए हैं।
यहाँ से देखिए ये फाइन ग्राइंडिंग की जाएगी इनकी, मतलब इनको अच्छे तरीके से पीसा जाएगा और इनकी जो भी मतलब कैलकेरियस कंपाउंड्स आए, आर्गिलेशियस आए, दोनों को अच्छे तरीके से क्या कर दिया जाएगा, मिक्स कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उनको प्री हीट किया जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पर दो चीज़ें काम की हैं। क्या वो पूछता है क्लिंकरिंग टेम्परेचर कितना होता है। क्लिंकरिंग टेम्परेचर मतलब क्लिंकर बनने का टेम्परेचर। क्लिंकर्स क्या होते हैं, जो सीमेंट के बड़े बड़े डल्ले आप देखते हो उनको क्लिंकर सीमेंट क्लिंकर्स कहा जाता है। तो उनको बनने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है आपका, 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कितना, 1400 to 1600 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है। ड्राई प्रोसेस में आपको पहले प्री हीट करना पड़ता है अप टू कितना, 800 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, रोटरी किल्स में भेजा जाता है। किसमें, रोटरी किल्स में। अगेन यहाँ पे तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला क्या, फाइन ग्राइंडिंग कहाँ की जाती है, कहाँ की जाती है, बॉल मिल्स या फिर ट्यूब मिल्स में, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यहाँ पे टेम्परेचर कितना, 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है क्लिंकरिंग टेम्परेचर। तीसरा, रोटरी किल्स जो आपकी होती हैं, जो क्लिंकर्स की जहाँ पे जो किल्स यूज़ करते हैं उसका नाम पूछता है। कौन सी किल्स होती हैं, ये कौन सी किल्स होती हैं, रोटरी किल्स होती हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में बनेगा प्री हीटिंग टेम्परेचर अगर वो पूछ लेता है तो कितना, 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आपके क्लिंकर्स बनते हैं जो कि सीमेंट के बड़े बड़े डल्ले मैंने आपको बताया। फिर जैसे वो डल्ले बन गए, आपको तो सीमेंट पाउडर फॉर्म में मिलता है ना, उनको अगेन फाइन ग्राइंडिंग के लिए भेजा जाता है ट्यूब मिल्स या फिर बॉल मिल्स में। और फिर उसके बाद उनको कहाँ भेजा जाता है, सीमेंट साइलोज में। साइलोज मतलब होते हैं बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स, उनको साइलोज बोला जाता है। ठीक है, तो फाइन ग्राइंडिंग के बाद इनको साइलोज में भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद वे एंड पैकिंग होती है, व्हेन देन डिस्पैच। इसके बाद जो प्रोसेस रहते हैं क्या रहते हैं, वेइंग एंड पैकिंग, मतलब 50-50 किलो के कट्टों में उसको डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद डिस्पैच कर दिया जाता है, जहाँ पे भी उसकी साइट होती है वहाँ पे उसको कहाँ कर दिया जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है। ये उसका आगे का प्रोसेस रहता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसी में मैं आपको वेट प्रोसेस भी अगर बताऊँ तो वेट प्रोसेस में क्या होता है आपका, फाइन ग्राइंडिंग के बाद यहाँ पे स्लरी बन जाती है। जैसे सेकेंड मैं आपको ये हटा के ही बता देती हूँ, देखिएगा। सबसे पहले वेट प्रोसेस में, सॉरी ड्राई प्रोसेस ये आपने देख लिया, अब वेट प्रोसेस में आपको बता रही हूँ। वेट प्रोसेस में क्या होता है आपका, फ्लो चार्ट यही रहेगा आपका, फ्लो चार्ट। ठीक है, सब कुछ यही रहेगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। बस यहाँ पर फाइन ग्राइंडिंग के बाद आपका क्या हो जाएगा, स्लरी फॉर्मेशन या फिर ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी टू अ करेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं होता, सब कुछ सेम चल रहा है, बस फाइन ग्राइंडिंग के बाद यहाँ पे क्या हो जाती है, स्लरी बनती है। अब ये स्लरी मतलब आप पूछ रहे होंगे कैसे आ गई भैया स्लरी, है ना। क्या होता है, कभी भी अगर आपने स्टोन चैप्टर कभी पढ़ा हो तो उसमें होता है कि जब भी पत्थर निकाले जाते हैं वो गीले होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि हम इसमें पानी एडिशनली ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कैलकेरियस रॉक्स आए या आर्गिलेशियस रॉक्स आए, इनके पास अपना नेचुरल वाटर कंटेंट भी तो होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका स्लरी बन जाता है। आपने देखा होगा ना, मान लीजिए कीचड़ इमेजिन कीजिए, बिल्कुल उस तरीके से एक पेस्ट सा बन जाता है आपके पास, जिसको कि आप लोग यहाँ पे क्या कह रहे हो, स्लरी बोल रहे हो, इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं कुछ अदर, मतलब ड्राई प्रोसेस। यहाँ पे क्या बन जा रहा है, वहाँ पे तो पूरा पाउडर फॉर्म में निकल के आ रहा था, यहाँ पे क्या बन जाती है, स्लरी बन जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर जो कि यहाँ से आ रहा है। ठीक है ना। अगेन जब वो स्लरी बन जाती है, ड्राई प्रोसेस में हमें उसको अगेन वो करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है। यहाँ पे हम उसको एज इट इज़ एज ए नेचुरल कंटेंट यूज़ कर लेते हैं और एक मतलब जो बन गया, फिर प्रोसेस हमारा सेम चलता है। फिर रोटरी किल्स में जाएगा, रोटरी किल्स के बाद क्लिंकर्स बनेंगे, क्लिंकर्स के बाद उनको ग्राइंड किया जाएगा एंड देन अगेन हमारे सीमेंट साइलोज में जाके वे एंड पैक करके डिस्पैच कर दिया जाता है। ये हमारा वेट प्रोसेस होता है। डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस, ड्राई प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ता है, प्री हीट करना पड़ता है, जबकि वेट प्रोसेस में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरा, अगर बात की जाए दोनों प्रोसेसेस की, तो आपका जो वेट प्रोसेस होता है, अगर मैं किल्स की बात करूं, वेट प्रोसेस के लिए आपको जो किल्स लगती हैं बड़ी किल्स लगती हैं, जबकि आपका ड्राई प्रोसेस छोटी किल्स में भी हो जाता है। किल्स मतलब होता है भट्टियाँ, किल्स KILNS, किल्स मतलब क्या होता है, भट्टियाँ।
वेट प्रोसेस के लिए बड़ी भट्टियाँ लगती हैं, मतलब लॉन्ग भट्टी होती है, वो बड़ी लंबी भट्टी होती है, जबकि आपका जो ड्राई प्रोसेस होता है उसके लिए शॉर्ट किल्न भी आपकी यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा एक कॉस्ट का फैक्टर है, जहाँ पे वेट प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली आपको लग रहा होगा, यहाँ पे कॉस्टली है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं एक्सकवेशन की बात करूँ तो जो आपका वेट प्रोसेस होता है उसकी जो एक्सकवेशन होती है और ड्राई प्रोसेस की एक्सकवेशन में बहुत फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वेट प्रोसेस में जो एक्सकवेशन होती है वो लूज उस पर होती है, तो हमें कॉस्ट फैक्टर हमारा कम हो जाता है अगेन वहाँ पे, जबकि ड्राई प्रोसेस हमारा हार्ड जो उसमें होता है रॉ मटेरियल, हार्ड रॉ मटेरियल्स के लिए हम लोग को वो ड्राई प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ वेट प्रोसेस। तो ये हमारे दो छोटे, मतलब तीन छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। एक तो कॉस्ट फैक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया, एक प्री हीटिंग वाला बता दिया, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, किल्स वाला बताया। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, क्या बात करने जा रहे हैं हम, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। अब देखिए, जब हम सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या, ली साकिम्सा। क्या याद रखना है, ली साकिम्सा। ये कोई नाम नहीं है, ये एक शॉर्टकट है सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स को याद रखने का। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर Li से आप लोग क्या है, ये लाइम है आपके पास, ठीक है ना। S स्टैंड्स फॉर Li लाइम, S होता है आपका यहाँ पे सिलिका, A होता है आपका एलुमिना, C होता है आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4, I स्टैंड्स फॉर आयरन ऑक्साइड, अभी मैं इनके परसेंटेज भी आपको बताऊंगी। M स्टैंड्स फॉर मैग्नीशिया, इसके अलावा आपका है S स्टैंड्स फॉर सल्फर। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ इसको, S stands for sulfur and A for alkalis, ठीक है ना। ये सोडा और पोटैश की अल्कलीज होती हैं, मैं भी सब आपको मतलब लाइन वाइज बताऊंगी। यहाँ पे अगेन कंपटीशन में पहले वो सिंपल पूछता था कि भैया कौन सा ज़्यादा रहेगा, कौन सा सबसे कम रहेगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते थे। अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, पूछा आपसे सेम क्वेश्चन जाएगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। वो पूछता है अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर और अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर एज जो भी उसमें सीमेंट में प्रेजेंट है जिस भी फॉर्म में। अब यहाँ पर ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, मैंने तो आपको नाम बताया, मैंने तो ऑक्साइड्स बताया ही नहीं, तो ऑक्साइड्स बताना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसके ऑक्साइड्स देख लेते हैं, आपको मेजर और मिनिमम तो पता चल ही गया है यहाँ पे, है ना। चलिए फिर अब यहाँ पे देखते हैं, जो आपका लाइम होता है, मैं आपको ऑक्साइड्स के बारे में बता रही थी। लाइम की ऑक्साइड किस तरीके से लिखी जाएगी, CaO। सिलिका लिखा जाता है SiO2। एल्यूमिना लिखा जाता है Al2O3, ठीक है ना, ये SiO2, एल्यूमिना लिखा जाता है Al2O3। कैल्शियम सल्फेट की ऑक्साइड मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है CaSO4, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड FeO आपका। अब यहाँ पर मैग्नीशिया आ जाता है, MgO होती है उसकी ऑक्साइड। इसके अलावा आपके पास हो गया सल्फर डिनोटेड बाय S, ठीक है। मैग्नीशियम मैंने आपको बताया MgO, सल्फर डिनोटेड बाय S, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, FeO लिखा था यहाँ पे मैंने, क्या होता है Fe2O3 होता है, सल्फर इज डिनोटेड बाय S, मैग्नीशिया MgO। और आपके जो एल्कलाइज होते हैं मैंने आपको अभी बताया, ये सोडा और पोटैश के एल्कलाइज होते हैं, ठीक है ना। सोडा और पोटैश क्या हुआ यहाँ पे,
ठीक है, ये यहाँ पे सोडा पोटैश की ऑक्साइड्स हो गई। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर और देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं ऑब्वियसली ये क्या है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा लाइम होता है, फिर उसके बाद सिलिका। मैं परसेंटेज लिखा ही रही हूँ आपको, मैंने आपको लीसा किम्सा का एक शॉर्टकट भी दिया है, ये भी याद रखना है आपको। अब देखिएगा, लाइम हो गया, लाइम का जो परसेंटेज होता है किस परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है, 62 से 67% के अराउंड प्रेजेंट रहता है किसमें, सीमेंट के अंदर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो सीमेंट को देने वाला है वो लाइम ही है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन सीमेंट एंड इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, और बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी आपको यही दे रहा है। ठीक है ना। सिलिका रहता है आपका 17 से 25% के अराउंड, कितना, 17 to 25%। ये परसेंटेज बिल्कुल सही है, आप इनके थ्रू जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में यही पूछे जाते हैं और यही आपको रेंज दिखाई देगी। ठीक है, तो आंख बंद करके आप इन पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स अलग अलग बोलती हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड जो कि अब कंपटीशन में भी फॉलो होता है। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिना देखेंगे तो एल्यूमिना होता है आपका 3 से 8% के अराउंड। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट, ये बेसिकली जिप्सम है, जिप्सम का काम करता है। ये जिप्सम क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। ये रहता है आपका 3 से 4% के अराउंड। आयरन ऑक्साइड भी आपके 3 से 4% के अराउंड रहती है। मैग्नीशिया आपका रहता है 1 से 3%। सल्फर भी ऑलमोस्ट 1 से 3% के अराउंड रहता है, इम्प्योरिटी है ये। और आपका एल्कलाइज 0.2 से लेकर 1% तक अवेलेबल रहते हैं आपके सीमेंट में। चलिए, ये चीज़ें तो हमें चाहिए थी, इसलिए सीमेंट के अंदर है। हमेशा याद रखिएगा, सल्फर और एल्कलाई हमें नहीं चाहिए थे, ये ज़बरदस्ती सीमेंट के अंदर हैं। ज़बरदस्ती कैसे है मैं बताती हूँ। क्या होता है, जब आप कैल्केरियस और आर्गिलेशियस रॉक्स उठाकर लाते हो, ग्राइंड करते हो, सब बनाते हो, ये क्या है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो उनमें प्रेजेंट रहती हैं और सीमेंट के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली आ जाती हैं। क्योंकि ये सीमेंट के अंदर कुछ इम्पार्ट तो नहीं कर रही हैं, बट हाँ सीमेंट में क्या दे रही हैं, अनसाउंडनेस और एफ्लोरेसेंस जैसी प्रॉब्लम वहाँ पे इम्पार्ट कर रही हैं, वहाँ पे दे रही हैं, जो कि प्रॉब्लम्स हैं। कोई अच्छी चीज़ नहीं दे रही है, बुरी ही दे रही हैं। तो इसलिए ये हमने नहीं डाला है, ये अपने आप आया, इम्प्योरिटी है, अपने आप आ गई, इसीलिए इनके परसेंटेज भी बहुत कम है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये था आपका क्या, लीसा किम्सा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से कौन करता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, ये सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब इनमें देखते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट परफॉर्म क्या कर रहा है। अगर मैं लाइम की बात करूं तो लाइम क्या इम्पार्ट करता है, ये स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को। क्या देता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। साथ ही साथ सीमेंट को क्या प्रोवाइड करता है, साउंडनेस देता है। क्या देता है, साउंडनेस देता है। अब ये स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस क्या है मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं इसको अच्छा से लिख दूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस देता है। हमेशा याद रखिएगा दो टर्मिनोलॉजी, साउंडनेस एंड अनसाउंडनेस, ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, साउंडनेस और अनसाउंडनेस। बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि वो एक साउंडनेस टेस्ट पढ़ते हैं सीमेंट के अंदर, जो कि हम भी पढ़ेंगे अभी आगे। ये साउंडनेस अनसाउंडनेस होता क्या है, पहले आप ये देख लीजिए। याद रखिएगा, साउंडनेस मतलब होता है नो वॉल्यूम चेंज। साउंडनेस मतलब क्या होता है, नो वॉल्यूम चेंज। और अनसाउंडनेस का मतलब होता है वॉल्यूम चेंज। अनसाउंडनेस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चेंज। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कंपटीशन के लिए, क्योंकि ये एज अ क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाता है फॉर श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, साउंडनेस मतलब नो वॉल्यूम चेंज, अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज। जो आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं सीमेंट में, साउंडनेस टेस्ट, एक्चुअल में आप वहाँ पर सीमेंट की अनसाउंडनेस ही निकाल रहे हैं, साउंडनेस नहीं निकाल रहे हैं, आप अनसाउंडनेस ही निकाल रहे हैं कि हमारा सीमेंट कितना वॉल्यूम चेंज दिखा रहा है। क्योंकि उसको नहीं दिखानी चाहिए, अगर वो दिखा रहा है तो कितनी दिखा रहा है, फिर हमें अगेन हमारे पास लिमिट्स होती हैं कि अगर दिखा भी रहा है तो इससे ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है ना, तो अगेन इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पर्सपेक्टिव से। अभी हम आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें।
तो लाइम हमें क्या इम्पार्ट कर रहा है आपका, लाइम इम्पार्ट कर रहा है आपका स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। अगेन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, और अगर ज़रूरत से कम हो जाएगा तो क्या करेगा। अब मैंने आपको बताया कि भैया लाइम तो स्ट्रेंथ और साउंडनेस इम्पार्ट कर रहा है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करता है, याद रखिएगा, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ये अनसाउंडनेस देता है। अभी देखा आपने कि अगर विद इन लिमिट्स है, मतलब 62 से आपको मतलब 60 to 67% अगर अवेलेबल है उसमें, तो स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस दे रहा था। लेकिन अगर इफ इट इज़ इन एक्सेस तो क्या करेगा, ये क्या कर देगा, वॉल्यूम चेंज दिखाएगा, या फिर सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड कर देगा आपका। अनसाउंडनेस मतलब मैंने आपको भी बताया था, वॉल्यूम चेंज। ठीक है, अगेन तो इफ इन एक्सेस अगर आप लिख लें यहां पर, इफ इन एक्सेस, तो ये क्या कर देगा, अनसाउंड कर देगा, या अनसाउंडनेस इंपार्ट करेगा सीमेंट को। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस प्रोवाइड करता है इफ इन एक्सेस, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, और इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, और क्या इंपार्ट करता है, अनसाउंडनेस इंपार्ट करता है। याद रखिएगा ये चीज। यहां पर पहले तो ये पूछता था इफ इट इज इन एक्सेस तो क्या हो रहा है, अब ये डेफिशिएंसी का पूछने लगा है कि भैया अगर ये कम हो जाएगा तो क्या करेगा, मतलब क्या हो गया, अगर ये उस परसेंटेज से कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा। अब अगर ये कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो भैया ये स्ट्रेंथ आपकी रिड्यूस हो जाएगी, दिख रहा है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेंथ, इट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब नेक्स्ट चलिए, तो यहां पे मैंने आपको बता दिया, पहला क्या क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस करेगा, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो सीमेंट को अनसाउंड कर देगा। इफ इन लेस अमाउंट, इफ इन लेस अमाउंट, लेस होगा तो सबसे पहले तो स्ट्रेंथ को ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, मेजर स्ट्रेंथ गिविंग एलिमेंट है, इंग्रेडिएंट है सीमेंट के अंदर। इफ इन लेस अमाउंट तो क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देगा, और स्ट्रेंथ रिड्यूस करने के साथ साथ इट मेक्स द सीमेंट टू सेट क्विकली। ठीक है ना, क्या कर देगा, ठीक है, सेट क्विकली। मेक्स सीमेंट टू सेट क्विकली। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलिका की, ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक सीमेंट टू सेट क्विकली, सबसे पहले तो स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, सीमेंट को जल्दी सेट कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, अगेन अब बात करते हैं हम किसकी, सिलिका की। अब सिलिका हमारा अगेन क्या कर रहा है, सिलिका भी हमें स्ट्रेंथ देता है, क्या प्रोवाइड करता है, सिलिका भी हमें स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है सीमेंट के अंदर। और अगर सिलिका जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, अगेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा सिलिका तो हमें क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है हमारी। अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी सिलिका की, और साथ साथ क्या हो जाएगा, ये तो चलो ठीक है स्ट्रेंथ बढ़ रही है भाई, लेकिन ये क्या करता है, सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देता है सीमेंट के। अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर देगा, सेटिंग टाइम भी बढ़ा देगा। इफ इन एक्सेस इट इंक्रीजेस सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट।
ठीक है, आई एम सो सॉरी, थोड़ा इशू था, तो अब क्लियर ठीक हो गया है वो। तो सिलिका क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा सबसे पहले क्या करेगा? स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ाना ठीक है, लेकिन एक्सेस में होगा तो और भी तो कुछ देगा। क्या कर देता है? ये सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है सीमेंट के, तो ये भी एक हमारे लिए क्या हो जाता है? डिसएडवांटेज हो जाता है आगे जाके। ठीक है, तीसरा है हमारे पास क्या? एल्यूमिना। अब एल्यूमिना क्या देता है हमें? इट प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। क्या देता है? क्विक सेटिंग। आपने देखा होगा, अगर जैसे नाली वाली बनानी होती है तो उसके लिए हमें एक ऐसा सीमेंट चाहिए होता है जो कि क्या करे? जल्दी से जल्दी सेट हो जाए, क्योंकि उस पे नाली पे पानी आएगा, सूख नहीं पाएगा। तो या फिर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन होता है जब, तो वहाँ पे भी हमें एक ऐसा सीमेंट चाहिए जो पानी के अंदर भी जम जाए, जल्दी से जल्दी जम जाए। तो वहाँ पे ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी सीमेंट की बड़ी काम में आती है। तो ये कौन देता है हमें? ये हमें देता है आपका एल्यूमिना। कौन देता है? एल्यूमिना देता है। एल्यूमिना इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। दूसरी चीज़, ये एक फ्लक्स की तरह एक्ट करता है ताकि क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस किया जा सके। किसका काम करता है? फ्लक्स का काम करता है क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरा, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इफ़ इट इज़ इन एक्सेस तो ये क्या कर जाएगा? इट वीकन्स द सीमेंट। इट weakens the, ये सारा कंपटीशन पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्लीज। प्रोवाइड्स में लाइम स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस दे रहा है, ये स्ट्रेंथ दे रहा है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी दे रहा है। अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो अनसाउंडनेस देगा। ये क्या करेगा? सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा, और ये क्या करेगा? सीमेंट को वीक कर देगा। लाइम अगर कम अमाउंट में भी रहेगा तो ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा और सीमेंट को जल्दी से जल्दी सेट कराने की कोशिश करेगा, जो कि अगेन हमारे लिए ड्रॉबैक है। अगर सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा तो क्या होगा? हम उसे प्लेस कर ही नहीं पाएंगे जहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट लोकेशन पे करना है। हम तो उल्टा सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं? जिप्सम डालते ही हैं। जिप्सम से याद आया, अब हमारा चौथा पॉइंट ही वो है कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के फॉर्म में रहता है। अब ये जिप्सम करता क्या है? याद रखिएगा, ये मेरे पास सीमेंट का एक पार्टिकल है। ये मैंने पार्टिकल बना दिया सीमेंट का आपके सामने। इस सीमेंट के पार्टिकल में मैंने आपको बोला कि भैया हमारा सीमेंट क्या हो जाता है? जल्दी से जल्दी सेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेटिंग प्रॉपर्टी हमें एल्यूमिना दे ही रहा है ना। बट मुझे अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सीमेंट को प्लेस करना है, आधे घंटे का अगर मेरे पास टाइम है कि वो सेट होना स्टार्ट हो जाएगा आधे घंटे के अंदर अंदर, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ? इसने उसे क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी दे दी। अब वो 15 मिनट में सेट हो रहा है। तो वहाँ पे तो उस वॉल तक पहुँचने के लिए जहाँ पे मुझे सीमेंट को लगाना है आधा घंटा लगना है, तो वो सेट हो जाएगा तो ख़राब हो गया। तो अब मुझे इस टाइम को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और इस टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें एडिशनली भी जिप्सम ऐड करते हैं, और CaSO4 भी जिप्सम के फॉर्म में ही प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है ना। तो अब जो ये CaSO4 हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट, ये करता क्या है? जो हमारा अब सीमेंट में इंस्टेंट जब आप पानी डालते हो वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और वो जल्दी से जल्दी जमने की कोशिश करता है। जिप्सम क्या करता है? एक कोटिंग बना देता है। किसके ऊपर? सीमेंट के ऊपर। ठीक है, एक ये कोटिंग बना दी मैंने सीमेंट के ऊपर, हर जगह जिप्सम से कवर हो गई। ठीक है, अब ये कोटिंग क्या करेगी? जब पानी आएगा तो पानी को सबसे पहले इस कोटिंग के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा सीमेंट तक पहुंचने के लिए, और जब तक ये कोटिंग नहीं हटेगी तब तक वो सीमेंट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जब कोटिंग हटेगी तभी सीमेंट तक पहुंचेगा। तो इस कोटिंग के साथ पानी मिल जाता है। उस रिएक्शन में जितना टाइम मिलता है वो हमारा सेटिंग टाइम वहाँ पे क्या हो जाता है? अगेन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? सेटिंग टाइम हमारा बढ़ जाता है। तो जब हमारा सेटिंग टाइम वहाँ पे हमें बढ़ा हुआ मिल गया तो जिप्सम ने क्या किया? उसको बेसिकली डिस्ट्रैक्ट किया ना, सीमेंट तक पहुँचने नहीं दिया उसे टाइम से। जब पानी टाइम से पहुँचा ही नहीं तो क्या हुआ? जब तक वो रिएक्शन कंप्लीट होगी तब तक हम अपने डेस्टिनेशन या फिर लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, या प्लेस करने में हमें आसानी होगी काफ़ी, क्योंकि तब तक वो जमना स्टार्ट नहीं होगा। जिप्सम टाइम को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। याद रखिएगा, जिप्सम क्या करता है? इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने एक टर्मिनोलॉजी लिखी है, इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है बच्चों? अब देखना, ये होता है वो मोमेंट जब मैंने सीमेंट में पानी ऐड किया,
ठीक है, वो मोमेंट जब मैंने सीमेंट में पानी ऐड किया, तब से लेकर जब उसने क्या किया, स्टार्ट्स सेटिंग, ये जो टाइम होता है ये टाइम कहलाता है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम। जिस मोमेंट पे आपने सीमेंट के अंदर पानी डाला, उस मोमेंट से लेकर आप टाइम नोट कर लो, मान लो 10:30 बजे डाला और क्या हुआ, 11 बजे के करीब वो जमना स्टार्ट हुआ, पूरा नहीं जमा, जमना स्टार्ट हुआ। तो ये जो टाइम मिला ना आपको 30 मिनट, 30 मिनट के बाद वो जमना स्टार्ट हुआ, यही होता है आपका इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि कौन क्या क्या दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है आयरन, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, मैं हटा देती हूँ, इसे भी हटा देती हूँ। जिप्सम सी, मैंने आपको बता दिया CaSO4 जिप्सम की फॉर्म में ऐड किया जाता है, जिसका कि फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, तो उस फॉर्म में रहता है वो जिप्सम की फॉर्म में। क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने का काम करता है। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, आयरन ऑक्साइड विच इज Fe2O3। क्या है, Fe2O3। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है ये क्या है, अब आयरन ऑक्साइड हमेशा ये चीज़ याद रख लो, चाहे ब्रिक पढ़ो, सीमेंट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, दो इंग्रेडिएंट हमेशा याद रखो, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। ये दोनों के दोनों क्या इंपार्ट करते हैं, कलर इंपार्ट करते हैं। क्या इंपार्ट करते हैं, कलर। आयरन ऑक्साइड क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, हार्डनेस देता है, और साथ ही साथ क्या देता है, कलर भी देता है। इंग्रेडिएंट्स तो सेम है ना भैया, ये जो यहाँ देगा वो कहीं और भी देगा, जहाँ पे जाएगा वही देगा, और तो कुछ है नहीं उसके पास देने के लिए। कलर यहाँ दे रहा है तो कलर ब्रिक्स में भी देगा जाके, याद रखिएगा। क्या देता है आयरन ऑक्साइड, स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर। ठीक है, इसके बाद हमारा मैग्नीशिया भी सेम चीज़ देता है, MgO। क्या देता है अगेन, स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर, ये इंपार्ट करता है हमारा कौन, मैग्नीशिया भी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, सल्फर। क्या, सल्फर। ठीक है, अब अच्छा यहां पे एक चीज रह गई, मैग्नीशिया आपका या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आप देख रहे हो, ये स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कलर तो देती है सीमेंट को, नो डाउट। अगर जरूरत से ज्यादा होगा तो ये क्या देगा, जरूरत से ज्यादा होगा तो आपको क्या देगा, अगर ये जरूरत से ज्यादा होगा, इफ इन एक्सेस, तो ये क्या इंपार्ट करेगा आपको, ये अनसाउंडनेस देगा। मैग्नीशिया भी क्या देता है, अनसाउंडनेस देता है। आपकी जो जनरल अनसाउंडनेस होती है वो लाइम की वजह से होती है, राइट। और आपकी मैग्नीशिया मतलब लाइम की वजह से जो आप देखते हो साउंडनेस, ये लीस्ट इटालियन अपैरेटस इजीली मेजर कर लेता है, जबकि मैग्नीशिया और सल्फर की जो वो है अनसाउंडनेस है वो नहीं मेजर करता। ठीक है, ये भी हम आगे टेस्ट में भी देखेंगे, अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही थी आपको। अब मैग्नीशिया की जो आपकी अनसाउंडनेस रहती है यूजुअली ऑटोक्लेव से मेजर होती है, ऑटोक्लेव लाइम की अनसाउंडनेस भी मेजर कर लेता है, आगे हम देखेंगे इसको। तो ये याद रखिएगा, मैग्नीशिया क्या, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कलर दे रहा है, साथ ही साथ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेगा, अनसाउंडनेस प्रोवाइड करेगा। अब हमारे पास दो इंग्रेडिएंट्स और रह गए हैं, एक है सल्फर और दूसरा है आपका एल्कलाइज। तो पहले हम सल्फर को लेके चल लेते हैं भैया। सल्फर क्या दे रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, इट्स एन इम्प्योरिटी, कुछ देता नहीं है, ले ज़रूर लेता है। ठीक है, अब ये क्या दे रहा है और क्या ले रहा है देखते हैं। सल्फर, सल्फर क्या देता है आपका, ये अनसाउंडनेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हमें नहीं चाहिए लेकिन फिर भी प्रेजेंट है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। अनसाउंडनेस मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चेंज कराना, तो सल्फर वॉल्यूम चेंज कराता है सीमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एल्कलाइज। सबसे पहला कंपटीशन का क्वेश्चन तो बनता है, एल्कलाइज होते कौन से हैं, किसके हैं, किसके, सोडा पोटैश, Na2O और K2O मैंने आपको लिखाया अभी। तो सोडा और पोटैश के ये क्या होते हैं, एल्कलाइज होते हैं। क्या इंपार्ट करते हैं, आपने सफ़ेद सफ़ेद चत्ते देखे होंगे, है ना, वॉल के ऊपर, मान लीजिए वॉल बनी है, वो जो सफ़ेद चत्ते आ जाते हैं वो किन की वजह से होते हैं, इन एल्कलाइज की वजह से होते हैं। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो वाइट पैचेस क्रिएट कर देते हैं, जिसको कि आप लोग क्या कहते हैं, एफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो एल्कलाइज
भी अगेन इम्प्योरिटी है और क्या इम्पार्ट करती है, एफ्लोरेसेंस देती है। तो दिक्कत ये है हमारे लिए, कुछ बेनिफिट तो है नहीं इसका, ठीक है। तो ये था हमारा सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार दिखा देती हूँ, देखिएगा। सीमेंट क्या है हमारा, एक तरीके का बाइंडिंग मटेरियल है जो कि बिल्डिंग यूनिट्स को बाइंड करने का काम करता है, चाहे एग्रीगेट्स हो, ब्रिक्स हो, स्टोन्स हो। किसने दिया था, मिस्टर जोसेफ एस्पेडिन ने दिया था 1824 से 1825 के दौरान। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 3.15, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। वेट कितना होता है एक कट्टे का, 50 किलो का। आप यहाँ जाएंगे तो भी 50 किलो, कहीं और जाते हैं तो भी 50 किलो। वॉल्यूम रहता है 0.0347 मीटर क्यूब या फिर 35 लीटर्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है। मैन्युफैक्चरिंग दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, कैल्केरियस कंपाउंड्स और आर्गिलेशियस कंपाउंड्स या रॉक्स भी बोल सकते हो आप। कैल्केरियस कंपाउंड्स वो होते हैं इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, आर्गिलेशियस वो होते हैं इसमें क्ले का कंटेंट कंपैरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे कैल्केरियस के एग्जांपल्स मेराइन शेल्स, लाइमस्टोन, चॉक। आर्गिलेशियस के शेल्स, स्लेट, माल, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके आर्गिलेशियस के। अगेन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इसमें दो प्रोसेस होते हैं, ड्राई एंड वेट प्रोसेस। फिर हम लोगों ने देखा था ड्राई प्रोसेस या वेट प्रोसेस में क्या हो रहा था, कैल्केरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल्स आए, उनको क्रश किया अप टू 225 mm, फिर उसके बाद फाइन ग्राइंडिंग किया, साथ में मिक्स भी कर दिया। कौन सी मिल्स यूज होती हैं, बॉल मिल्स या फिर ट्यूब मिल्स। कॉम्पिटिशन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर ड्राई प्रोसेस होता तो यहाँ पे प्री हीटिंग होती है 800 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद उनको रोटरी किल्स में डाला जाता 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस के अंदर। फिर उसके बाद कहाँ जाते वो, उनके क्लिंकर्स बनते, डल्ले बनते, डल्लों को तोड़ा जाता अगेन ट्यूब मिल्स एंड बॉल मिल्स में। फिर उसके बाद वो साइलोज में जाते, साइलोज होते हैं स्टोरेज टैंक्स। फिर उसके बाद वेइंग एंड पैकिंग होती है, देन डिस्पैच हो जाता। वेट प्रोसेस में ये प्रोसेस वेट का बन रखा है, अपडेट किया था हमने, याद होगा आपको। यहाँ पे भी अगेन सेम प्रोसेस चल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्री हीटिंग की जगह क्या हो जाता है, स्लरी आ जाती है। स्लरी फॉर्मेशन होता है, स्लरी में एप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसे कहते हैं ब्लेंड किए जाते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी इन करेक्ट प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस, रोटरी किल में जाएगा, क्लिंकर्स बनेंगे, फाइन ग्राइंडिंग होगी, सीमेंट साइलोज में जाएंगे, वेइंग एंड पैकिंग होगी, देन डिस्पैच कर दिया जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। तो ये इंग्रेडिएंट्स थे सीमेंट के, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। ये सीमेंट के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। लीसा किम्सा के उसमें आपको याद करना है, लीसा किम्सा क्या हुआ, लीसा किम्सा, ठीक है। लीसा किम्सा क्या हुआ, Li स्टैंड्स फॉर लाइम और आपका S स्टैंड्स फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, C फॉर कैल्शियम सल्फेट, I फॉर आयरन ऑक्साइड, M फॉर मैग्नीशिया, S फॉर सल्फर और A फॉर एल्कलाइज। ये सारे ऑक्साइड्स हैं, लाइम CaO, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3, C कैल्शियम सल्फेट CSO4। ये जिप्सम की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है CSO4.2H2O, याद रखना। I फॉर आयरन ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नीशिया MgO, सल्फर S, एल्कलाइज सोडा और पोटैश Na2O एंड K2O। परसेंटेजेस सबसे ज़्यादा लीसा किम्सा में बताया, सबसे ज़्यादा कौन होगा, लाइम होगा, सबसे कम कौन होंगे, एल्कलाइज होंगे। वही चल रहा है 62, 67, 17 से 25, 3 to 8, 3 to 4, 3 to 4 और 1 to 3, 1 to 3 एंड देन 0.2 से 1% के अराउंड। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्या इम्पार्ट कर रहा है। अब देखते हैं, अगर हम लाइम की बात करते हैं, लाइम क्या इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस प्रोवाइड करता है। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या देगा, अनसाउंडनेस देगा सीमेंट को। अनसाउंडनेस मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चेंज। लेकिन अगर ये ज़रूरत से कम हो जाएगा तो क्या कर देगा, स्ट्रेंथ को कम कर देगा, साथ ही साथ सीमेंट को क्या कर देगा, सेट जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे लिए दिक्कत भरा हो जाएगा आगे। फिर आते हैं हमारे पास सिलिका। सिलिका में अगेन क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो क्या कर देगा, सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा ये भी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है सीमेंट को, मतलब अगर कोई भी सीमेंट जो हमें अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होगा, वहाँ पे हमें एल्यूमिना का कंटेंट ज़्यादा चाहिए होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर उसके बाद क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी दे रहा है। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देने के बाद अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो इट वीकन्स द सीमेंट। ये कॉम्पिटिशन में आ चुका है एक बार, ठीक है, याद रखिएगा। ये आ चुका है कि लाइम अगर एल्यूमिना अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा सीमेंट के अंदर तो क्या करेगा, सीमेंट को वीक कर देता है, याद रखिएगा। फिर आता है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिप्सम की फॉर्म में, CaSO4.2H2O की फॉर्म में। और क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है सीमेंट के। इनिशियल सेटिंग टाइम मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होता है आपका, आयरन ऑक्साइड स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कलर देता है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है,
आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया मैंने आपको बोला था किस नाम से याद रखने हैं, या आपको इस नाम से याद रखने हैं कि ये कलर इम्पार्ट करते हैं। तो आयरन ऑक्साइड आपको क्या देता है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कलर देता है। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशिया ऑक्साइड ये क्या देता है, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कलर देता है। लेकिन अगर ये जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको क्या कर देगा, सीमेंट को अनसाउंड बना देगा। अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज देगा। अगेन सल्फर की बात करते हैं, सल्फर भी क्या कराता है हमारा, वॉल्यूम चेंज कराता है, अनसाउंडनेस देता है, इम्प्योरिटी है, हमने नहीं लाया है इसको। फिर आता है हमारे पास एल्कलाइज, एल्कलाइज भी सोडा पोटेश की फॉर्म में रहते हैं और क्या करते हैं, एफ्लोरेसेंस देते हैं। एफ्लोरेसेंस वो वाइट वाइट चत्ते देखते हो ना वॉल के ऊपर, उनको एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं और स्टेन्स देते हैं। स्टेन्स मतलब होता है दाग, वो जो वाइट पैचेस, दाग, कुछ भी बोलो, उसको क्या बोला जाता है, एफ्लोरेसेंस बोला जाता है। और वो कौन इम्पार्ट करते हैं, एल्कलाइज इम्पार्ट करते हैं सीमेंट में। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोक कंपाउंड्स और टाइप्स ऑफ सीमेंट टेस्ट और कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ सीमेंट भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लें। थैंक यू क्लास, थैंक्स फॉर कमिंग टू द इंजीनियरिंग मास्टर्स प्लेटफॉर्म, थैंक्स अ लॉट।